हाय दोस्तों, मैं हूँ राज मिश्रा और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। आज के इस ऑडियो में आप जानेंगे एक किताब के बारे में जिसका नाम है द आर्ट ऑफ लर्निंग। इसके लेखक हैं जोश वेत्सकिन। तो आइए बताते हैं आपको इस किताब के बारे में। द आर्ट ऑफ लर्निंग ऐसी बुक है जो आपको मेंटल परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में मदद करती है। अब जो ऑडियो आप सुनने जा रहे हैं उसमें लेखक ने अपने चेस करियर और मार्शल आर्ट प्रैक्टिस के अनुभव द्वारा ऐसी तकनीकें विकसित की हैं जिसकी मदद से ब्रेन तेज, बेहतर और ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाए। एक सुपीरियर परफॉर्मर बनने के लिए ये बुक आपकी किस तरह मदद कर सकती है। आपने कहावत कई बार सुनी होगी, हार जीत जिंदगी का एक हिस्सा है। हालांकि इसमें एक बात जोड़ना बहुत जरूरी है, वो ये कि हर बार हार नहीं मानी जा सकती। यही वो बात है जो द आर्ट ऑफ लर्निंग नाम की ये बुक आपको बताती है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल कंपटीशन में आप एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। कई चेस कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करने और लंबे समय तक मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के चलते ये बताने का सबसे अच्छा सोर्स है कि आप अपने परफॉर्मेंस में कैसे सुधार ला सकते हैं। इन ऑडियोज में आप जान पाएंगे कि कैसे हार आपको जीत की तरफ ले जाती है, सीखने की प्रोसेस के लिए सबसे अच्छी अप्रोच क्या है और आपको अपने रास्ते से भटकाने वाली चीजों को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो अगर आप भी अपने आप में सुधार लाना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए सुनते रहें कुकू एफएम, सुने वही जो मन चाहे। हाय दोस्तों, मैं हूँ राज मिश्रा और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। द आर्ट ऑफ लर्निंग के इस किताब के इंट्रो में आपने जाना कि किस तरह आप अपने आप को बेहतर परफॉर्मर बनने में खुद को कैपेबल बना सकते हैं। तो आइए सुनते हैं द आर्ट ऑफ लर्निंग का चैप्टर 1। जीतने के लिए आपको पहले हारने का अनुभव करना होगा। हमें से कोई भी हारना नहीं चाहता, चाहे वो कोई टेनिस का मैच हो या फिर जिंदगी से जुड़ी कोई भी प्रतियोगिता। लेकिन क्या हमें हार को नेगेटिव रूप से लेना चाहिए? सच्चाई ये है कि हार के कई फायदे भी हैं। ये वो बात है जो अथर ने अपनी 10 वर्ष की उम्र में एक चेस टूर्नामेंट में भाग लेने के दौरान सीखी थी। शुरुआती दौर में उन्होंने कई मैच हारे, लेकिन इन हारों ने उन्हें अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि वे मैच में कंसंट्रेशन की कमी के कारण हार रहे हैं। अडल्ट टूर्नामेंट्स में मैच अक्सर लंबे होते हैं, जिसमें कंसंट्रेशन की खासी जरूरत होती है। जल्दी ही उन्हें यह बात समझ आ गई कि पेशेंस की कमी ही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। इसी तरह यदि आपको भी अपनी परफॉर्मेंस में सुधार लाना है तो आपको अपने कॉम्पिटिटर का मजबूत पक्ष जानना होगा। आजकल कई पेरेंट्स और टीचर्स ये मानते हैं कि कंपटीशन बच्चों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन इसके बिल्कुल उलट ये बात ज्यादा सही है कि कंपटीशन की सही मात्रा बच्चों को अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को कैसे हैंडल किया जाए ये बताती है। तो फिर कंपटीशन की सही मात्रा क्या है? इसके लिए शॉर्ट टर्म गोल निर्धारित किए जाने चाहिए, जिसकी सहायता से लॉन्ग टर्म गोल्स हासिल की जा सके। अगर कोई बच्चा अपने पसंदीदा गेम में बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए तो पेरेंट्स को चाहिए कि वे उसे इस बात का एहसास दिलाएं कि उसकी हार से वे निराश नहीं है। पेरेंट्स को बच्चों को ये बात भी बतानी चाहिए कि वे उन पर गर्व करते हैं, साथ ही वे उनकी परफॉर्मेंस को सुधारने में उनकी मदद कर सकते हैं। ऐसा करने से बच्चे अपने परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए शॉर्ट टर्म गोल बना सकते हैं और इसकी मदद से नई स्किल्स डेवलप करके आने वाले कंपटीशन में बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये था द आर्ट ऑफ लर्निंग का चैप्टर 1। इसके अगले भाग में आपको खुद को बेहतर बनाने की नई नई तकनीकों के बारे में पता चलेगा, जिसको सुनकर आप अपने आप को एक बेहतर परफॉर्मर बना सकते हैं। तो सुनते रहें कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। हाय दोस्तों, मैं हूँ राज मिश्रा और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे।
तो दोस्तों, पहले चैप्टर में आपने जाना कि किस तरह शॉर्ट टर्म गोल्स बनाकर खुद की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आइए सुनते हैं द आर्ट ऑफ लर्निंग का चैप्टर 2। सीखने की प्रक्रिया के दौरान असुरक्षित महसूस करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। नेचुरल टैलेंट ही आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। यदि आप सबसे बेहतर बनना चाहते हैं तो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना होगा। इसका सीधा मतलब है कि आपको अपनी गलतियों और असुरक्षा की भावना का सामना करना होगा। एक बॉक्सर जिसका राइट हैंड बहुत अच्छा है और लेफ्ट हैंड कमजोर, उसे कई पंचेस खाने पड़ सकते हैं और कुछ मुश्किल राउंड्स से गुजरना पड़ सकता है, जब तक कि वो अपने लेफ्ट हैंड को भी उतना ही स्किलफुल न बना ले जितना कि उसका राइट हैंड है। हालांकि ट्रायल, गलतियों और धीमे सुधारों के साथ सीखना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसके लिए हमें सावधान रहना चाहिए, ना कि अपने आप पर डाउट करना चाहिए। यदि आपकी ट्रेनिंग या प्रैक्टिस में कुछ गलत होता है तो आपको खुद की ट्रिक डेवलप करनी चाहिए। आप गहरी लंबी सांसें लेकर अपने फेस पर ठंडा पानी मार सकते हैं, या आपके लिए जो तरीका कारगर हो वो कर सकते हैं। दुनिया के सभी मोटिवेटेड और टैलेंटेड लोगों में से कुछ ही ऐसे होते हैं जो कुछ बड़ा कर पाते हैं। आपको पता है क्यों? अनफॉर्चुनेटली उनमें से ज्यादातर को गलती ना करने का डर सक्सेस के रास्ते से अलग कर देता है। ये सीखने के अप्रोच का एक हिस्सा है जिसे अवॉइड किया जाना चाहिए। लर्निंग की ये अप्रोच आपको कुछ नया सीखने से रोकती है, जिसे एंटिटी अप्रोच भी कहा जा सकता है। यदि आप अपनी गलतियों से फायदा लेना चाहते हैं, जिन्हें आप ट्रेनिंग के दौरान एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपको लर्निंग की एक इंक्रीमेंटल अप्रोच को डेवलप करना होगा। इंक्रीमेंटल अप्रोच के जरिए हम इस बात को जान सकते हैं कि किसी कंसेप्ट या स्किल को डेवलप करने की क्षमता हमारे अंदर है। एंटिटी अप्रोच रखने वालों की बजाय इंक्रीमेंटल अप्रोच रखने वाले चैलेंजेस को ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। दोनों ही लर्निंग अप्रोचेस में अंतर एक स्टडी के बाद सामने आया, जिसमें बच्चों को एक आसान मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने को दिया गया। सभी ने उसे सॉल्व कर लिया और अगले राउंड में पहुंच गए, जहां उन्हें ज्यादा मुश्किल सवाल पूछा गया जिसे वे सॉल्व नहीं कर पाए। इंक्रीमेंटल अप्रोच के बच्चे अगले राउंड के लिए एक्साइटेड थे, जबकि एंटिटी अप्रोच के बच्चे डिस्करेज्ड। और जब फाइनल राउंड हुआ तो उन्हें एक बार फिर आसान सवाल पूछा गया, जिसे इंक्रीमेंटल अप्रोच के बच्चों ने आसानी से सॉल्व कर लिया, जबकि एंटिटी अप्रोच के बच्चे उस आसान से सवाल को हल नहीं कर पाए, जबकि पहले राउंड में वे ऐसे ही सवाल को आसानी से हल कर चुके थे। इसके पूरे कहने का मतलब ये है कि आपका लर्निंग की प्रोसेस के दौरान एक ही ट्रैक पर बने रहना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये था द आर्ट ऑफ लर्निंग का चैप्टर 2। चैप्टर 3 के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए सुनते रहें कुकू FM, सुने जो मन चाहे। हाय दोस्तों, मैं हूं राज मिश्रा और आप सुन रहे हैं कुकू FM, सुने जो मन चाहे। आज के इस तीसरे चैप्टर में आप आर्ट ऑफ लर्निंग के नए गुण और उसकी नीतियों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आर्ट ऑफ लर्निंग का चैप्टर 3। प्रैक्टिस की मदद से सीखी गई टेक्निक्स नेचुरल रिस्पॉन्स में बदल जाती है। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए मार्शल आर्ट की स्पीड और तेजी प्राप्त कर पाना इम्पॉसिबल सा है, लेकिन मार्शल आर्ट्स के मास्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि वे मार्शल आर्ट्स की तेजी और स्पीड पर आसानी से काम कर सके। आप भी उनकी तरह किसी अन्य स्किल को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कैसे? एक कहावत है कि प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है। किसी भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन को पैटर्न से लेकर स्ट्रैटेजी तक और स्ट्रैटेजी से लेकर टेक्निक्स तक नेचुरल इंटेलिजेंस के रूप में अनुभव की जा सकती है, यदि उसकी सही तरीके से प्रैक्टिस की जाए और उसे अप्लाई किया जाए। स्किल्ड चेस प्लेयर्स पैटर्न्स में खेलने में माहिर होते हैं, या यूं कहें तो वो पहले से ही अपनी चाल निर्धारित करके रखते हैं, जिसकी मदद से वे सामने वाले खिलाड़ी को कंफ्यूज करके उसका फायदा उठाते हैं। चेस के खेल में एक फंडामेंटल पैटर्न सेंट्रल बोर्ड का कंट्रोल होता है, जिससे एक चेस प्लेयर सामने वाले खिलाड़ी पर एडवांटेज प्राप्त कर सकता है। इसी तरह एक सुपीरियर मार्शल आर्ट खिलाड़ी अपने अपोनेंट की छोटी से छोटी कमजोरी को जानने के लिए एक्स्ट्रा फोकस कर सकता है, जिसकी मदद से वो बिल्कुल सही समय पर अपोनेंट पर अटैक कर सके।
डिसरप्शंस को अपॉर्चुनिटी की तरह अपनाकर जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। सोचिए कि आप डीप कंसंट्रेशन की स्थिति में हैं और आपके फोन की रिंग बज उठे या फिर आपका बच्चा आपके साथ खेलने के लिए आ जाए, तो क्या आप नाराज होंगे? जब हम डिसरप्शंस पर इरिटेट होकर या गुस्सा होकर प्रतिक्रिया देते हैं तो इसका मतलब है हम हार्ड जोन में हैं। ऐसी परिस्थिति में हम चाहते हैं कि सब लोग हमें कोऑपरेट करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें उस दौरान भी काम करते रहना चाहिए जबकि परिस्थितियां आइडियल या मन मुताबिक ना हो। कैसे? सॉफ्ट जोन में रहकर हम ऐसा कर सकते हैं। मतलब ये कि परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, हम उन पर विपरीत प्रतिक्रिया न दें। ऐसा करके हम विपरीत परिस्थितियों में संयम बनाए रख सकते हैं, जो हमारे काम की क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर लेखक ने एक बार एक इम्पोर्टेंट चेस मैच गंवा दिया क्योंकि एक गाना उन्हें मैच के दौरान लगातार डिस्टर्ब कर रहा था, जबकि वो गाना बैकग्राउंड में प्ले नहीं हो रहा था बल्कि उनके दिमाग में घूम रहा था। इस समस्या का समाधान ढूंढते हुए लेखक ने घर पर प्रैक्टिस के दौरान म्यूजिक चलाना शुरू कर दिया, बजाय दिमाग में गाना चलने की परिस्थिति को बदलने के। तो दोस्तों, ये था द आर्ट ऑफ लर्निंग का चैप्टर 3। अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए सुनते रहें कुकू FM। सुने जो मन चाहे। हाय दोस्तों, मैं हूँ राज मिश्रा और आप सुन रहे हैं कुकू FM। सुने जो मन चाहे। तो आज हम द आर्ट ऑफ लर्निंग के चैप्टर 4 में आगे कुछ और नए नए तरीकों के बारे में जानेंगे जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एक बूस्ट दे सकें। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 4। अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए एफिशिएंट रिकवरी आपको करना सीखना होगा। हम सभी ये बात जानते हैं कि एक अच्छी नींद के बाद हमारा परफॉर्मेंस बेहतर होता है। इसके बावजूद हम अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज करके देर रात तक स्टडी करते हैं। ऐसा करने से आपको बचना होगा। अपर्याप्त आराम न केवल परफॉर्मेंस को खराब करता है बल्कि असंयमित सोच को बढ़ावा देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग लिमिटेड टाइम के लिए ही फोकस्ड रह सकता है। एक अच्छी नींद के बाद हमारा दिमाग एक बार फिर पावरफुल तरीके से एकाग्रचित्त होने में सक्षम हो जाता है। सुपीरियर परफॉर्मर्स एक निश्चित व छोटे टाइम में ब्रेक लेते हैं जो उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। ह्यूमन परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट HPI के साइकोलॉजिस्ट ने पाया कि थोड़े टाइम में ब्रेक लेना किसी भी काम की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। HPI के अनुसार कार्डियोवैस्कुलर इंटरवल ट्रेनिंग और स्ट्रेस रिलीज करके मानसिक थकान को दूर किया जा सकता है। किसी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए एक रूटीन डेवलप करें। क्या आप अपने काम को समय पर पूरा करने में अक्सर नाकामयाब रहते हैं या आपको छोटी छोटी बाधाएं आपके कंसंट्रेशन को भंग कर देती है? यकीनन इस तरह की परेशानी फ्रस्ट्रेट करती है। कितना अच्छा हो कि इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस के आने के बावजूद आप आसानी से अपने पीक परफॉर्मेंस मोड में वापस लौट जाएं। अच्छी बात यह है कि ये उतना मुश्किल नहीं है जितना दिखाई पड़ता है। एक रूटीन बनाकर और अपनाकर आप इसे हासिल कर सकते हैं। एक ऐसी सिचुएशन या मोमेंट के बारे में सोचें जो आपको पूरे ध्यान से करना है और उसे पूरा करने के लिए एक रूटीन बनाएं। मान लीजिए कि स्विमिंग वो काम है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको स्विमिंग पर जाने से पहले कुछ 4 या 5 रूटीन काम करने हैं। जैसे सबसे पहले लाइट स्नैक्स लेना, 15 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज या मेडिटेशन, 10 मिनट स्ट्रेचिंग करना और अपने पसंदीदा गाने सुनना। उसके बाद स्विमिंग। यदि आप प्रतिदिन ये रूटीन अपनाएंगे तो आप अपने रूटीन और स्विमिंग परफॉर्मेंस के बीच एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन स्थापित कर पाएंगे। जब ये रूटीन आपके लिए पूरी तरह से नेचुरल हो जाएगी तब आप इसे स्विमिंग की बजाय दूसरे कामों से भी रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स या फिर कोई और जरूरी काम। किसी इंपॉर्टेंट काम पर जाने से पहले हमारे पास पूरा 1 घंटा होना जरूरी नहीं है, इसलिए हमें अपने रूटीन को फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। जैसे ज्यादा एनर्जी पाने के लिए लाइट स्नैक की जगह हैवी स्नैक्स ले लें। मेडिटेशन या स्ट्रेचिंग के लिए समय कम कर दें और काम पर जाने के दौरान रास्ते में गाने सुन लें। जैसे जैसे आप अपने रूटीन पर महारत हासिल कर लेंगे, इसे अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के अनुरूप इसका टाइम कम ज्यादा करना आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था द आर्ट ऑफ लर्निंग का चौथा भाग। अगले भाग में हम जानेंगे इस किताब के कंक्लूजन के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहें कुकू FM। सुने जो मन चाहे।
हाय दोस्तों, मैं हूँ राज मिश्रा और आप सुन रहे हैं कुकू FM, सुने जो मन चाहे। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं द आर्ट ऑफ लर्निंग का कंक्लूजन पार्ट। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि इस किताब को लिखा है जोश वेत्सकिन ने और इस किताब में बताए गए नियमों को अपनाकर आप भी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस किताब का की मैसेज क्या है? कोई भी व्यक्ति सुपीरियर परफॉर्मेंस को सही माइंडसेट, स्ट्रेटजी और डेडिकेशन की सहायता से प्राप्त कर सकता है। परफॉर्मेंस साइकोलॉजी मेथड्स का उपयोग करके आप फोकस्ड रहने की अपनी एबिलिटी और खुद को रिलैक्स रखने के लिए मैनेज कर सकते हैं। आपके अंदर ऐसा बहुत कुछ है जिसे एप्रिशिएट किया जा सके। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पीक परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट करने की गलती करते हैं, वहीं बाकी की जिंदगी में हम कॉम्पिटिटिव इवेंट्स और अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी के हर लम्हे का मजा शांत और सरल तरीके से जीकर लेना चाहिए। ये आपको अपनी पूरी जीवन यात्रा के दौरान फोकस्ड बनाए रहेगा, जिससे आप अपनी स्किल्स का सम्मान कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये था द आर्ट ऑफ लर्निंग का आखिरी भाग। और नए नए किताबों को सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहें कुकू FM, सुने जो मन चाहे।